वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ विंग से उड़ान दोस्तों, जहाँ पर आप लोगों को पता है कि हम लोग रोज़ इंडियन पॉलिटी को लेकर के एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 15 ऑफ फरवरी को कंडक्ट होने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल एंड रेलेवेंट जो टॉपिक्स इस एग्ज़ाम को लेकर के हैं वो हर दिन हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स आज मेरा लेक्चर देखने वाले हैं, मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ कि आप लोग पुराने लेक्चर्स पे जाएं मेरे, और चीज़ों को समझें, क्योंकि इस एग्ज़ाम को लेकर के मैंने वही चीज़ें पढ़ाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है आपके आने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए। तो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं अबाउट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जस्ट मिनट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? मतलब कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट, इंडिया में सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो है, इट्स अबाउट दैट। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं, सॉरी। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए आर्टिकल 124 यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्टिकल 124 किस चीज़ से रिलेट करता है? तो हम लोग को दिमाग में रखना है कि आर्टिकल 124 जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इट्स रिलेटेड अबाउट सुप्रीम कोर्ट, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 ये हमारा इन्वॉल्व होता है सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड। मतलब कुछ आर्टिकल जो हैं जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ही इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया, मैं आपको बस वर्ड्स बताते जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, कि आपको पूरा एक स्ट्रक्चर समझ आ जाए सुप्रीम कोर्ट को लेकर कि है क्या, होता कैसे है, जजेस कैसे बनते हैं, क्या तरीका है, बस इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो फैक्चुअल डेटा है मैं उसको आपके साथ साथ डिस्कस करते जाऊँगा। चलिए, यहाँ पे यूज़ है वर्ड दोस्तों इंटीग्रेटेड सोशल सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया सबसे हाईएस्ट पे, उसके बाद उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, फिर सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट हो गए, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, या हमारा फैमिली कोर्ट हो गया, या सिविल कोर्ट हो गया, है ना। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं मिला, आपको जजमेंट मिला, आप किसी केस को लड़ने के लिए गए, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं मिला, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, आपको नहीं लगा कि जस्टिस हुआ है, तो आप गए फिर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वहाँ पे आपको जस्टिस नहीं मिला, तो फिर आप गए सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरीके से सिटीजन्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फायदा है ना ये, कि वो उन लोगों को हर जजमेंट पे वो जाकर के एक दोबारा चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, है ना। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का भी रूलमेंट आ गया है, वही सेम डिग्री आई है, तो उसके बाद दोस्तों ये सत्य है कि आप लोगों, मतलब दैट्स अ फाइनल डिग्री, मतलब वो फाइनल जजमेंट है। अब जो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने अब वही होगा, अब आप दोबारा फाइल केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जैसे कि मैंने बताया। तो दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो भाई टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं 34। कितने हैं? 34 प्लस वन। वन क्या है भाई? सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम लेवल पर है, वहां से ही तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि मुखिया, एक लीडर उन सारे इंपॉर्टेंट जजेस का जो कि सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, ये उनका सबसे हाईएस्ट लीडर है। तो इट्स ऑल्सो नेक्स्ट टू, मतलब ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है हमारी कंट्री में, जिनके अलाउंसेज और सैलरीज जो है वो प्रेसिडेंट की जितनी ही होती है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो आप लोगों को याद क्या रखना है क्वेश्चन पेपर की व्यू से? 124 आर्टिकल इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। टोटल नंबर ऑफ जजेस आर 34, जिसमें इंक्लूडिंग सीजीआई। चलिए, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको याद नहीं की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को या सीजीआई को, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कोई अगर अपॉइंट करता है तो वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद, है ना। चलिए, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दैट इज लाइक रामनाथ कोविंद। कौन चीफ जस्टिस को रिक्रूट करता है या अपॉइंट करता है? दैट इज आर प्रेसिडेंट। अदर जजेस ऑफ सेसी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज ही डीम्स नेसेसरी। जो बाकी के जजेस जो भी है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो भी प्रेसिडेंट साहब इलेक्ट करते हैं, मतलब अपॉइंट करते हैं, मगर वहां पर एक कमेटी बनी होती है। कमेटी किसकी? सीजीआई और जो बाकी जजेस होते हैं वो लोग सब मिल करके प्रेसिडेंट के साथ एक नए जज का अपॉइंट करते हैं। ठीक है, चलिए। कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑब्लिगेटरी, मतलब मानना पड़ेगा भाई, अगर चीफ जस्टिस ने कहा है तो आप लोगों को मानना पड़ेगा कि जजेस को अपॉइंटमेंट अगर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अदर देन चीफ जस्टिस। कंकरेंस वर्सेस कंसल्टेशन, मतलब कंकरेंस मतलब हुआ दोस्तों कि विल, मतलब कि अगर 3 जजेस बैठे हैं तो उनकी एडवाइस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कंसल्टेशन मतलब हुआ कि सिर्फ आप कंसल्ट कर रहे हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर, लेकिन आप कंसल्ट कर रहे हैं। आपको किसी इसमें तकलीफ है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, और मैं उस चीज़ का स्पेशलाइज्ड पर्सन हूँ,
तो मैंने आपको बताया कि यार ऐसा ऐसा कर सकते हो आप, डिपेंड आप पे करता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। कंकरेंस मतलब कि अगर मैंने आपको बताया तो आपको करना होगा, वैसा बाइंडिंग हो जाएगा आपके साथ। चलिए, अब इन दो वर्ड से हमारे सामने क्या आती है चीज़ें, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस, है ना। तो धीरे धीरे इनको पढ़ते हैं कि ये मसला क्या है। फर्स्ट जजेस केस मतलब कि भाई एक नाम हुआ फर्स्ट जजेस केस का, जहाँ पे हुआ कि भाई इंप्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज, जहाँ पर सिर्फ व्यूज बदले गए। मतलब कि मैंने आपको एडवाइस दिया, दो लोग और बैठे हैं, उन लोगों ने एडवाइस दिया, बस चेंज ऑफ व्यूज हो रहा है, कुछ बाउंडिंग कुछ नहीं है, ऐसा बाइंडिंग नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है, कि आप बाउंड हो जाएंगे करने के लिए अगर मैंने आपको बोला है तो। चलिए, सेकंड जस्ट केस बताता है हमारा, सीजीआई अगर कोई अपनी एडवाइस दे रहा है दोस्तों प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब जो है ना, कभी कभी कुछ ऐसे मैटर्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो उनको लगता है इंपॉर्टेंट है उनकी नज़र में, वो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट से उस चीज़ के ऊपर राय लेते हैं कि यार आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे। तो उस वक्त सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों, वो बाकी के एक 3 जजेस के साथ जो एक टीम होती है उस मैटर पे जो बैठते हैं, वो सीजीआई जो भी एडवाइस प्रेसिडेंट को देगा वो बाइंडिंग होगा। मतलब प्रेसिडेंट को, अगर प्रेसिडेंट साहब आए हैं इनसे मांगने के लिए एडवाइस, तो प्रेसिडेंट साहब को मानना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन सेकंड जज केस में कहा गया कि अब आपको मानना पड़ेगा, और वो एडवाइस बाकी के जो 3 जजेस सीजीआई के साथ बैठे हुए हैं उन सभी का मिला जुला करके है, ठीक है। चलिए, थर्ड जज केस में क्या था कि भाई प्लुरैलिटी ऑफ जजेस, ये वर्ड यूज किया गया, प्लुरैलिटी ऑफ जजेस। प्लुरैलिटी ऑफ जजेस मतलब कि भाई सारे जजेस की बातों को मानना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि भाई 4 में से 2 अगर कह रहे हैं कोई और बातें और 2 कुछ और बातें कह रहे हैं तो आप इग्नोर कर दोगे, नहीं। आपको सभी की बातों को लेकर के, जब तक वो लोग हाँ नहीं कहते हैं एक रिकमेंडेशन पे, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई। दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अपॉइंटमेंट सीनियर मोस्ट, देखिए जस्टिस जस्टिस होता है, वो छोटा या बड़ा तो होता नहीं है ना। अब भाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब जजेस के नाम के पहले जस्टिस लगता है ना, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो यार अब वहाँ पर क्रेडिबिलिटी तो निकाल नहीं सकता है कि इन साहब ने 4 केसेस ज़्यादा किए हैं, इन्होंने इस तरह के केसेस किए हैं, इन्होंने उस तरह के केसेस किए हैं, तो इन्हें बना देते हैं सीजीआई। नहीं भाई, वो एक थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्टफुल वे नहीं रहेगा, है ना। तो हमने क्या किया भाई, कि सीनियर मोस्ट बना देते हैं, एज फैक्टर कर देते हैं। एज फैक्टर करने का मतलब कि एक्सपीरियंस होल्डर है ये भाई, एक बार एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो वो सीजीआई बनेंगे। तो इंदिरा गांधी के टाइम से होते हुए ऐसा आ रहा था कि भाई सीनियर मोस्ट ही सीजीआई बनते थे, लेकिन लेटर डिस्कंटिन्यूड। मतलब इंदिरा गांधी के टाइम में दोस्तों हुआ ये था कि इंदिरा गांधी ने जिस टाइम पर, उस टाइम में सीजीआई जो बनने थे, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, जो बनने थे उन्होंने जस्ट उनके नीचे जो प्रिसाइडिंग है उन्हें बना दिया। जो सीनियर मोस्ट नहीं थे उन्हें नहीं बनाया, जो उनके नीचे थे प्रिसाइडिंग उन्हें बना दिया सीजीआई। तो ये एक बार हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा सेकंड जज केस आया और ये चीज़ कर दिया कि नहीं, जो सीनियर मोस्ट है वही बनेंगे सीजीआई, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस मतलब कि भाई जैसे कि हम लोग को 10th 12th और बीटेक चाहिए होता है किसी एग्जाम को लेकर के, वैसे ही भाई क्वालिफिकेशन ऑफ जज भी बनने के लिए वो चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है दोस्तों, जुडिशरी का एग्जाम होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का मतलब कि काफ़ी हाईएस्ट पोस्ट, प्रमोशन के थ्रू बनते गए आप, अपने क्रेडिबिलिटी के थ्रू आप ऊपर बनते गए, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये, बहुत लंबा। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो अराउंड 50 55 60 यही होता है ना। इतना टाइम लग जाता है यार पहुँचते पहुँचते वहाँ तक। चलिए, तो क्या क्वालिफिकेशन है भाई, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बिल्कुल बहुत कॉमन सेंस है। ही शुड हैव बीन जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए भाई, या फिर 10 साल तक वो एडवोकेसी उन्होंने की हो हाई कोर्ट में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, सॉरी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए भाई। या तो 5 साल के जज हों वो हाई कोर्ट में, या भाई 10 साल तक एडवोकेसी की हो उन्होंने, मतलब लॉयर हो, ठीक है। नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब, मतलब कोई एज डिसाइडेड नहीं है कि यार इससे कम तो नहीं बन सकता हाई कोर्ट का जज, किसी भी एज पे कोई बन सकता है, वो अपनी मेरिट लिस्ट के हिसाब से, ठीक है। और उसके लिए मेरिट लिस्ट कहाँ से आती है, जुडिशरी एग्जाम जो होता है हमारा। चलिए, ओथ एंड अफर्मेशन मतलब कि कसम खाना, एक वादा करना कि मैं अपने काम को पूरी कर्मठता, निष्ठा और लगन के साथ करूँगा। ये सारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे बाकी के मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे जजेस भी ये पोस्ट लेने से पहले लेते हैं। देखा भी होगा अपने टीवी में, बहुतों में से आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले ही जो हमारे सीजीआई बने, तो वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं कि आई विल बी डिस्चार्जिंग माई ड्यूटी, ठीक है, विद नो बायसनेस, एंड आई विल बी अपहोल्डिंग द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ऐसा कुछ बोलते हैं। चलिए, प्रेसिडेंट के सामने होता है, सुप्रीम कोर्ट जज जो लेता है ओथ अपना, वो प्रेसिडेंट के सामने लेता है। चलिए, सैलरीज एंड अलाउंसेस, भाई सैलरी का अलाउंसेस का मतलब ये है कि ये सारा पार्लियामेंट डिसाइड करता है,
पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, याद रखिएगा। किसी प्रेसिडेंट के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास। ये पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के पास फालतू चीज़ों का काम नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों का। पैसा मैटर थोड़ा ना करता है यार, पैसा मैटर कहाँ करता है? पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट ही सारे पैसे का काम करती है ना। चलिए, टेन्योर ऑफ जजेस मतलब कि भाई कब तक काम कर सकते हैं आप, जज रह सकते हैं। तो भाई या तक आप 65 साल तक रिटायर हो जाएं, ठीक है। या फिर ऐसा है कि आपको काम नहीं करना है किसी कारण वजह से, मतलब किसी रीज़न की वजह से आपने रिज़ाइन मार दिया। तो भाई आपको लोगों को ये याद रखना है कि रिज़ाइन जब भी मारेगा एक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज, वो प्रेसिडेंट को मारेगा, पार्लियामेंट को नहीं। पार्लियामेंट को नहीं मारेगा, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो बोलेगा, वो कहेगा व्हेन अ जज वांट्स टू रिजाइन, he submits his writing resignation writing to whom? Parliament, President और CGI और सुप्रीम कोर्ट एज सच। तो वहाँ पर आपको याद रखना है सिर्फ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब को रेजिग्नेशन लेटर जाएगा, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ जजेस मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना है, एंड दैट इज, एक मिनट, दैट इज इम्पीचमेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट वर्ड आपको याद रखना है। इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट और जजेस के लिए ही यूज होता है हमारी कंट्री में। जजेस कौन से? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इन लोगों को निकालने के लिए पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया है कि इनको निकालना है अगर, तो उसी तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए, रिमूवल बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब कि जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो भाई अंत में प्रेसिडेंट साहब ही जो है जो उस पर मोहर लगाएंगे, हाँ ठीक है इन्हें निकाल दिया, ठीक है। चलिए, ग्राउंड ऑफ रिमूवल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। जजेस के लिए काफ़ी डिफरेंट बनाया हुआ है, ये कुछ लिखा नहीं है ज़्यादा खास कॉन्स्टिट्यूशन में ना कि भाई इनको निकाला क्यों जाए, किस ग्राउंड पे निकाला जाए, है ना। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ और आप लोगों को समझ आते जाए यार, है ना। चलिए, अब होता क्या है कि जैसे कि देखिए पार्लियामेंट में मानिए कि लोकसभा है और राज्यसभा है। अब हुआ क्या है कि भाई एक जज है, मान लीजिए उसने बड़ा गलत काम कर दिया, या उसकी जजमेंट ऐसा था कि जिसने इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री पर क्वेश्चन कर दिया और उन्होंने मिसयूज ऑफ पावर किया अपना। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रूव्ड मिसबिहेवियर कुछ भी हो सकता है। मिसबिहेवियर तो कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता आपने ऐसा लॉ बना दिया हो, आपने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया हो जो कि बहुत सोसाइटी में गलत हो जाए उसका इंटरप्रिटेशन, आपने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया जो कि इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री के ऊपर सवाल कर दे। तो मिसबिहेवियर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई हुआ क्या कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी लोकसभा में और राज्यसभा में, 100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा खड़े हुए, 50 मेंबर राज्यसभा में बैठे थे, वो खड़े होने का भाई हम अपना लिखित तौर पर देते हैं, मतलब राइटिंग देते हैं कि इस जज को निकालना है क्योंकि इस वजह से, ठीक है। तो होता क्या है कि उसके बाद ना ये दोनों अपने अपने चेयरमैन को भेजते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेस, मतलब या तो लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है प्रेसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को निकालना, या राज्यसभा में भी, दोनों ही कैपेबल है किसी भी इनिशिएट करने के लिए। इन दोनों की इंपीचमेंट प्रोसेस को याद रखिएगा दोस्तों, इंपीचमेंट बोला जाता है। प्रेसिडेंट को भी निकालने का तरीका यही है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को निकालने का तरीका है, ठीक है। चलिए, तो भाई जब इन्होंने ये 100 और 50 लोगों ने जब भेजा भाई चेयरपर्सन को, चेयरपर्सन कौन? स्पीकर। लोकसभा में उन्हें स्पीकर बोला जाता है और राज्यसभा में उन्हें चेयरपर्सन बोला जाता है। और चेयरपर्सन कौन होते हैं दोस्तों? याद करिए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है, चलिए, अब चेयरपर्सन के पास भेजा भाई, चेयरपर्सन ने क्या किया? 3 मेंबर कमेटी बना दी, एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बना दी कि आप फाइंड आउट करिए कि क्या चल रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ है कि इन्होंने कुछ किया, उनका पूरा ग्राउंड देखिए कि क्या उन्होंने किया है। ये 3 कमेटी में कौन होते हैं दोस्तों? ये वही सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते हैं, या सीजीए ऑफ, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, या कोई ऐसे जुरिस्ट जो कि काफ़ी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर के हों पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट ने रिक्रूट किया हो कि भाई आप भी इस कमेटी में डाल दीजिए, भले वो चीफ जस्टिस ना हो, वो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसे ही जज हो, है ना। जब ये कमेटी कर देगा ना दोस्तों कि भाई नहीं है, गलत तो किया है भाई, इफ़ दे फाउंड इट गिल्टी, मोशन आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा भाई। हर हाउस, एवरी हाउस, मतलब उन दोनों हाउसेज में, कहने का मतलब क्या है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होना ज़रूरी है। सिर्फ एक हाउस निकाल नहीं सकता है, दोनों हाउस का इन्वॉल्वमेंट उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों ने भाई पास कर दिया मोशन। पास करने के बाद भाई प्रेसिडेंट को भेजा गया कि साहब हम लोगों ने तो कर लिया है, अब आप ऑर्डर दे दीजिए बस अपना। प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर पास कर दिया और बस निकाल दिया। लेकिन दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि एक क्वेश्चन आ सकता है, नो जज हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार, याद रखना है, मतलब कि अभी तक एक बार भी कोई भी जज निकाले नहीं गए या रिमूव नहीं किए गए,
ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बात की गई है एक्टिंग चीफ जस्टिस की। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या है दोस्तों? एक्टिंग चीफ जस्टिस है जो कि मतलब उस टाइम पर, उस समय पर, मान लीजिए कि मैंने कोई काम कर रहा था, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, या मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ उस पोजीशन पर, अब उस पोजीशन पर मैं नहीं हूँ किसी भी कारण वजह से, तो कोई और आके करेगा। अब एक्टिंग मतलब कि कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वो आएगा या परमानेंटली, लेकिन अगर मैंने उस पोजीशन को अपनी क्रेडिबिलिटी से जीता है, ठीक है, उस टाइम तक फिक्स है कि मतलब 3 साल तक मैं ही करूंगा, सिर्फ ऋषभ ही करेगा, ठीक है, सिर्फ ऋषभ ही वो काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर उस बीच में मैं छोड़ देता हूँ वो काम, तो उस बीच में किसी कुछ भी कारण हो सकता है, उस बीच में दूसरा कोई आदमी आएगा, वो उस 1.5 साल तक कहलाएगा एक्टिंग ऋषभ। मतलब वो मेरा काम करेगा, लेकिन सिर्फ कब तक? 1.5 साल तक। वो परमानेंट नहीं बन जाएगा वो, कि वहां से दोबारा 3 साल का ड्यूरेशन चालू हो जाएगा उसका, नहीं, वो उसी बीच में 1.5 साल तक करेगा काम, क्योंकि वो काम करना ज़रूरी है और सरकारी काम है, तो कोई ना कोई करना होगा ही होगा उसको, ठीक है। चलिए, और वो भी कौन करता है अपॉइंट? हमारे प्रेसिडेंट साहब। चलिए, एडहॉक जज। अब एडहॉक जज क्या है दोस्तों? कि मतलब एक इंपॉर्टेंट कोई मैटर आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का या लॉ का या फंडामेंटल राइट्स का या डीपीएसपीस का, ठीक है, कुछ भी फंडामेंटल ड्यूटी, एनी थिंग, उसका कुछ टॉपिक ऐसा आ गया कि जहाँ पर भाई चाहिए एक जजेस कॉमन नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस चाहिए, जहाँ पर हमें उस पर डिस्कस करना है, ठीक है। रीज़न ये भी हो सकता है भाई कि अटेंडेंस कम हो, जजेस उस टाइम पर सेशन में कम हो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वन लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जजेस। कोरम मतलब अटेंडेंस, जहाँ भी कोरम वर्ड है आप समझिए अटेंडेंस उसका मतलब है, ठीक है। टू होल्ड और टू कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सीजीआई कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? बिना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसेंट के बिना नहीं, उनसे भी पूछना पड़ेगा ये भाई क्या आपकी नज़र में जो बंदे को उठा रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट के जज हैं, क्या ठीक है लेना? ठीक है, आप चाहते हैं मैं ले लूँ इन्हें, या कुछ बेटर ऑप्शन भी है? समझ गए? चलिए, ओके। अब रिटायर्ड जज पे चलते हैं भाई। भाई जज है तो रिटायर्ड भी होंगे ही, सीधी सी बात है ना। अब जज हैं तो भाई रिटायर्ड भी तो होंगे ही होंगे ना एक समय में। तो भाई रिटायर्ड जज मतलब कि एक, जैसे कि एडहॉक जज बनाया ना हमने किसी को भी बुला करके, जो हाई कोर्ट के भी जज को, वैसे ही रिटायर्ड जज को जो रिटायर्ड हो चुके हैं 65 साल के बाद, याद रखिएगा 65 ईयर्स है, वो आकर के मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकती है उनसे कि आप प्लीज़ आइए और हमें चाहिए, अभी आपकी ज़रूरत है, स्पेशलाइजेशन है, हमें चाहिए इस केस में, हमें आपकी ज़रूरत है, तो वो भी वहाँ पे आके काम कर सकते हैं। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब दिल्ली में, बाय कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बैठती है और कहीं नहीं पूरे इंडिया में, ये इसका मतलब है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, सॉरी फॉर दिस। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट दोस्तों, है ना। अब प्रोसीजर, कोर्ट में प्रोसीजर क्या होता है भाई, किस तरीके से की जाती है? तो भाई ऑल जजमेंट मेजोरिटी वोटिंग। अब किसी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि अभी साबरीमाला केस आया था, ठीक है, या राइट टू प्राइवेसी का कौन सा था, पुट्टा स्वामी केस, वहाँ पर 4 से 5 जजेस बैठे हुए थे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं ना, जहाँ पे एक फंडामेंटल राइट को क्वेश्चन कर दिया जाता है, वहाँ पे देखना आपकी मिनिमम 3 से 4 तो होंगे ही होंगे यार, मतलब 4-5 तो होंगे ही होंगे, उनसे कम हो नहीं सकता है। तो मेजोरिटी विंस, मतलब कि 5 में से अगर 3 लोगों ने कह दिया, ठीक है, तो भाई वही होगा, मतलब वही जजमेंट होगा, समझे आप? हाँ। तो प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट यही है। सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। चलिए, ज़्यादा इसमें समझना नहीं, बस इतना समझना है कि यार अगर मान लीजिए कि आर्टिकल 143 आपका आता है, 142 और 143 जो आपका आता है किसमें, सुप्रीम कोर्ट में, तो आर्टिकल 143 जो है वो एडवाइस है, एडवाइजिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वाले बिल्स आते हैं ना दोस्तों, वहाँ पर क्या है कि एटलीस्ट 5 मेंबर्स होते ही, मैंने बताया ना कि 5 मेंबर्स होंगे ही होंगे, एटलीस्ट 5 जजेस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि भाई एक बेंच में सुनवाई अगर हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है वो, मतलब राइट टू प्राइवेसी है या इक्वालिटी है, तो भाई 5 तो बैठेंगे ही बैठेंगे मिनिमम, और मेजोरिटी उनमें से 3 लोगों ने, 3 जजेस ने अगर बोल दिया कि ये सही है, तो वही होगा, ठीक है। चलिए, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इंडिपेंडेंस मतलब कि आज़ादी कितनी है भाई इन लोगों को, कितना ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में नहीं कहता कि यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हम लोग कहते हैं ना यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब मैं अर्न अपना खुद कर रहा हूँ, मैं अपने स्टैंडर्ड्स, अपने रूल्स खुद बना रहा हूँ, मैं खुद से अपनी लाइवलीहुड, मतलब पैसा कमा करके मैं खुद खाना खुद से खा सकता हूँ, अपने हिसाब से चीज़ें कर सकता हूँ, अपनी सहूलियत के हिसाब से, है ना। वही होता है इंडिपेंडेंट मतलब। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में लगता है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, भाई जुडिशरी एग्ज़ाम है, बहुत लोग आपके स्टेट से भी जुडिशरी का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो जजेस बनने के लिए वहाँ पे एक एग्ज़ाम एंट्रेंस वो होता है, जैसे कि आपका आईएएस
आईपीएस या सिविल सर्वेंट बनने के लिए एग्ज़ाम होता है ना, यूपीएससी, ठीक है, उसी तरीके से हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्ज़ाम होता है ना, उसी तरीके से हमारा जज का भी होता है, इंडियन जुडिशरी सर्विस, है ना, उसके भी एग्ज़ाम होता है। चलिए ठीक है। फिक्स सर्विस कंडीशन मतलब कि भाई आज 60,000 रुपये मिल रहे हैं, कल तुम्हें बोल दें कि नहीं नहीं भाई 30,000 रुपये रख लो महीने का, नहीं ऐसा नहीं है। 60,000 से जिस कंडीशन से आए हैं हम लोग, एंटर नहीं हुए हैं जॉब से, कम नहीं हो सकता है। कब होगा कम? जब फाइनेंशियल इमरजेंसी के ग्राउंड्स होने लग जाएंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब क्या, कि भाई एक तो इमरजेंसी होता है कि जहाँ पर भाई आप जानते हो प्रेसिडेंट्स रूल वगैरह हो गए, अटैक हो गया कोई, है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, आर्टिकल 360 कहता है उसमें कि पैसा ही नहीं रहा गवर्नमेंट के पास कुछ खर्च करने के लिए अपने सिटीजन्स पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई अगले 4 महीने तक आप 60,000 की जगह या 60,000 की जगह 30,000 ही सैलरी लो महीने की, ज़्यादा ठीक रहेगा हम लोगों के लिए, है ना। चलिए, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही सभी की सैलरीज निकलती है दोस्तों, चाहे वो एमपी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, आपका स्पीकर हो, ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन सब का। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड मतलब कि अब साबरीमाला केस में या मान लीजिए कोई भी केस चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन राइट का, जजेस ने क्या देख करके, ऐसा क्या देख करके उस जजमेंट को क्रिएट किया, ये बाहर मतलब उस चीज़ को बताना सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है उन लोगों के लिए। अब पार्लियामेंट बैठ करके लोकसभा के अंदर सेटिंग्स ये चलती रही कि यार सुप्रीम कोर्ट ने ये सब रोज़ रोज़ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बिल्स डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कहा गया ये कि मतलब इट कैन नॉट बी डिस्कस, जैसे कि पार्लियामेंट्री के एक्शंस जो है ना, मैंने इससे क्या समझ आता है कि भाई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ये तीनों अलग अलग हैं, ये तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वही है, ठीक है। अब जैसे कि इम्पीचमेंट बताया था मैंने कोर्ट का, जज का इम्पीचमेंट मतलब कि जब निकाला जा रहा है तब तो भाई पता करना ही पड़ेगा कि भाई उस जज ने क्या क्या हरकतें की जिसकी वजह से वो निकालना जा रहे हैं, है ना। चलिए, फ्रीडम टू अपॉइंट इट स्टाफ, भाई आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, तो भाई अपने हिसाब से करिए सहूलियत के लिए। सेपरेशन फॉर्म एग्जीक्यूटिव में बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों कि जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब भाई जैसे कि आप लोग शूज़ खरीदने जाते हैं तो मार्केट में देखा आपने कि एक ओरिजिनल नाइकी के शूज़ और एक होते हैं कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेम होते हैं लगभग दोनों, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। तो वैसे ही जब ये इश्यूज बने थे, तो डिस्प्यूट्स बने थे, तो इन्हें बांटा गया था। तो सबसे पहले डिस्प्यूट बांटा गया सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा हक है इन डिस्प्यूट्स में घुसने का। मान लीजिए स्टेट एंड सेंटर मतलब कि मोदी वर्सेस पंजाब, स्टेट एंड अदर स्टेट्स मतलब कि पंजाब वर्सेस उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सेंटर एंड स्टेट ऑन वन साइड एंड अदर साइड ऑन अदर साइड, मतलब कि सेंटर के साथ चाहे कितने नंबर ऑफ स्टेट्स आ जाए, लड़ाई में एक डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। वो बोल रहे हैं, एक स्टेट दिल्ली बोल रहा है कि भाई साहब हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, ये जीएसटी डाल करके ना पैसा नहीं मिल रहा है हम लोगों को, हमारे स्टेट फंड्स को यूज़ किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। तो ये जब डिस्प्यूट होता है ना, तो ये सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पॉलिटिकल नेचर नहीं कि अब ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि दीदी ने ये खेल लिया, दीदी ने वो खेल लिया, ऐसी हैं वैसी, ये सब सुप्रीम कोर्ट को इतना टाइम नहीं है इन सब बकवास के लिए, ठीक है। चलिए, इट शुड बी इन्वॉल्विंग अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। और कौन सा आर्टिकल में होता है दोस्तों, ये आर्टिकल 131। तो क्वेश्चन ये आएगा कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू विच आर्टिकल, अमंग विच। तो आर्टिकल 131, आर्टिकल 142, आर्टिकल 143 ऐसे लिखा होगा। तो आर्टिकल 131 आपको ओरिजिनल याद रखना है कि भाई 131 तो ओरिजिनल है, बस इतना याद रखिए। चलिए, 131 ओरिजिनल है ना। चलिए, अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था हमारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो बनाया था, उससे भी पहले कुछ ट्रीटीज बनी हुई हो, क्या पता, ठीक है। उनमें कुछ लॉ या कुछ फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन उठप हो जाए, चैलेंज हो जाए, तो वो सब कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ठीक है। अ डिस्प्यूट अराइजिंग एनी ट्रीटी एग्रीमेंट्स, है ना, कोवेनेंट एंगेजमेंट, ये सब कहाँ जाएगा, भाई सुप्रीम कोर्ट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट मतलब कि देखा आपने तमिलनाडु, केरला, है ना, कर्नाटका, इन सब में गोदावरी, कृष्णा, इन सबको लेकर काफ़ी इशू हो रहा था बीच में कि यार हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, पानी पानी हो गए थे सारे के सारे। ये बिल कहाँ जाएगा आपका, सुप्रीम कोर्ट में। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 131 में, है ना। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर बात होती है रिट जुरिस्डिक्शन की, ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन मतलब आपका हुआ आर्टिकल 32, जो मैंने बताया था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कोई मतलब आपका चैलेंज किया गया है, आपसे कुछ छीना गया है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है आपके साथ, आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। और रिट्स क्या हैं बताया था मैंने आपको, हेबस कॉर्पस, मैंडमस, क्वा वारंटो, सर्टेरियो, है ना, प्रोहिबिशन,
सारे थे, डिस्कस किए थे हम लोगों ने। उस तरीके से आप लोग आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो देखिए, कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट बट इट्स नॉट एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट्स। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है नैरोवर देन एचसी, मतलब देखिए सुप्रीम कोर्ट में याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स या लॉ के लिए आपका हुआ है तभी आप जा सकते हैं, चैलेंज हुआ है तभी आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर कोई लीगल राइट मतलब बताया था मैंने आपको, राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों आर्टिकल 19(1)(f) से डिलीट हो चुका है, उसको अब लीगल राइट बना दिया गया है, याद है ना, मैंने बताया था। जो फॉलो कर रहे हो उन्हें याद होगा। राइट टू प्रॉपर्टी को अब सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया, इट्स नो मोर अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अब जैसे कि प्रॉपर्टी का इशू है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं, आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो या तो फंडामेंटल राइट्स या तो फिर प्रॉपर्टी, इन दोनों को लेकर के अगर आप में इशू है तो आप हाई कोर्ट दोनों को लेकर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के लिए ही जा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट जो है ना, वो थोड़ी बड़ी है सुप्रीम कोर्ट के रेंज से, क्योंकि भाई वहां पे तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ले जा रहे हैं, यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स और प्रॉपर्टी दोनों की जा सकते हैं, है ना। चलिए, बस ये इसका मतलब था ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। यही कहने का सेंस है दोस्तों, कि मेरे प्रॉपर्टी का कोई इशू है तो मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता हूँ, मुझे हाई कोर्ट में ही जाकर के वो केस करना होगा। मैंने आप पर कुछ, मेरे साथ कुछ प्रॉपर्टी कुछ लेन देन में कुछ इशू हुआ है, तो मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ, ठीक है, लीगल राइट के लिए अपना, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता हूँ। वहीं अगर मान लीजिए आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है, और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, या मुझे काफ़ी ज़्यादा पुश किया गया है, पुल किया गया है सिर्फ मेरी कास्टिज़म पर, या मुझसे कुछ छीना गया है कास्ट बोल करके, तो मैं सीधा जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 के अंदर, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लॉ का क्वेश्चन उठ चुका है, और आर्टिकल 14 मेरा फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहलाता है, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए, ये वही लिखा है यहाँ पे, देखिए, Supreme Court can issue rights only for fundamental rights, not for any other purpose. This makes the jurisdiction of High Court wider than Supreme Court. ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों दूसरा जो है ये है हमारा एपिलाइट जुरिडिक्शन। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोगों की लेक्चर बोरिंग हो, तो विल डू वन थिंग कि कल हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप लोग एक बार इसको फिर से रिवाइज करिए, और नहीं समझ आता तो बार बार इस वीडियो को देखिए। आई प्रॉमिस यू, आर एश्योर यू, जब तक आप लोग मेहनत कर रहे हैं साथ में हम लोग भी मेहनत करेंगे दोस्तों। और बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, आप लोगों को समझाने में उस तरीके से, क्योंकि चाहते हैं कि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो यार आप लोग भी मेहनत करो उतनी, आप लोग भी उस तरीके से अपने आप को पुश करो कि आप लोग भी लाइफ में कुछ अचीव करो। ठीक है, ऐसे खाली बैठने से तो यार क्या ही कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब स्वामी विवेकानंद कहते थे जैसे कि हमारे, कि इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग, if you're not solving one question, or you're not finding a solution of one problem every day, then you are getting an devilish thoughts, or you're becoming evil, है ना। हर दिन कुछ ना कुछ एक ठीक करने की ज़रूरत है हम सभी को, है ना। और जैसे जैसे ठीक करते जाएंगे तो हमारी आने वाली लाइफ भी ठीक होती जाएगी। अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए, यस यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, अगर आप बस ध्यान से कॉन्शियस होकर के पढ़ाई करें, थोड़ा 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 ही करें, लेकिन ध्यान से करें, एक स्ट्रेटेजी के साथ करें। इंडियन पॉलिटी को मेरे साथ करें, मैं बोल रहा हूँ ये सब कुछ आपके पेपर में आएगा, एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर ये सब काम आएगा तो आप लोग खुद बोलेगा कि यार काम आया, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ से। और तब अच्छा हम लोगों को लगता है कि यार चलो कुछ तो कहीं पे कुछ रंग आया, हम लोगों की एक मेहनत से कहीं ना कुछ चीज़ें बदली, है ना। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं एक नई उमंग, एक नई ताकत, एक नई सोच, और एक नई मेहनत की एक नई लहर के साथ, एक नई उड़ान के साथ। और तब तक के लिए शबा खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, ओके बाय।